हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ अनमोल ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट जो चैप्टर है उसके आज एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, एक एक एमसीक्यू और एक एक अति लघुतरात्मक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस लघुतरात्मक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी इस चैप्टर से अपना एक भी लाइन जो है वो छूटेगी नहीं। यानी इम्पोर्टेंट जितने भी बिंदु हैं उन सभी को आज हम देखने वाले हैं। तो ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। देखिए क्या है, वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। है ना, वृद्धि और जो विकास आपके चैप्टर है उसमें दे रखा है, यानी उसके संदर्भ में यहाँ पर ये कथन दिए गए हैं और इन कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस तरह से देखना है। तो ठीक है, सबसे पहला कथन दे रखा है विकास मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। ठीक है, दूसरा है वृद्धि का अर्थ जो है वो गुणात्मक परिवर्तन से है और यह मूल्य जो है सापेक्ष होती है। ठीक है, तीसरा कथन आपका जो है, तीसरा कथन दे रखा है वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, किंतु विकास जो है वो उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पर देखिए सही है, कौन सा कथन सही है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, इस तरह से आप यहाँ पर बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मैं बताऊँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला कथन जो है उसके अपन एनालिसिस करते हैं कि विकास जो है मात्रात्मक, है ना, विकास जो है वो मात्रात्मक और मूल्य मूल्य निरपेक्ष होता है। देखिए विकास जो है, विकास कभी मात्रात्मक नहीं होता। पहली बात, विकास कभी क्या नहीं होता, मात्रात्मक नहीं होता। विकास क्या होता है, विकास हमेशा सकारात्मक होता है। क्या होता है, सकारात्मक होता है और गुणात्मक होता है। ठीक है, विकास जो है उसको मात्रात्मक यानी उसे आप माप सकते हो, क्या मात्रा थोड़ी ना होती है उसकी कि विकास इतना बढ़ गया, है ना, विकास इतना बढ़ गया। तो विकास जो है वो मात्रात्मक नहीं होता है। मात्रात्मक कौन होती है, मात्रात्मक होती है वृद्धि। कौन होती है, मात्रात्मक होती है वृद्धि। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर पहला जो कथन है वो तो डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए दूसरा कथन है वृद्धि का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है। तो देखिए अभी अभी मैंने बताया मात्रात्मक, मात्रात्मक कौन होता है, वृद्धि होती है। विकास क्या होता है, गुणात्मक होता है। यानी जब किसी व्यक्ति में उसकी उम्र बढ़ती है तो उसमें क्या है, गुण परिवर्तन हो जाते हैं, है ना, उसमें गुण परिवर्तन हो जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो विकास हो जाएगा। तो या जो वृद्धि का अर्थ जो गुणात्मक परिवर्तन से है, तो ये भी आपका क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कथन देखिए वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक, वृद्धि जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, किंतु जो विकास है, विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि विकास कब होता है, विकास होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है। और जो वृद्धि होती है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी, यानी धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए क्या पूछा गया है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा जो कथन है वो सही है। यानी उपयुक्त जो कथन दे रखे हैं, तीनों कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है, तो आपका तीसरा कथन सही हो जाएगा, दोनों आपके ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका केवल केवल आपका जो तीसरा कथन है ना, केवल तीन जो कथन है, यानी ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए विकास के संदर्भ में, यानी जो मानव विकास है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। है ना, जो मानव विकास है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सबसे पहला जो कथन दे रखा है, मानव विकास की जो अवधारणा है ना, मानव विकास की जो अवधारणा है उसका प्रतिपादन अमर्त्य सेन ने किया था। क्या मानव विकास की अवधारणा का जो प्रतिपादन है वो अमर्त्य सेन ने किया था। दूसरा कथन है मानव विकास की अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का जो केंद्र बिंदु होता है वो पर्यावरण है ना। तीसरा कथन है मानव विकास का मूल्य उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिसमें लोग जो है वो अपना सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो सबसे पहला देखिए, मानव विकास की अवधारणा का जो प्रतिपादन है किसने किया था, अमर्त्य सेन ने थोड़ी ना किया था, वो किया था डॉक्टर महबूब उल हक ने। किसने कहा किया था, डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन। तो यहाँ पर पहला कथन क्या है, डायरेक्ट गलत हो जाएगा। यानी मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन अमर्त्य सेन ने न किया था, बल्कि किसने किया था, डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। तो पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। बात करते हैं दूसरे कथन की, मानव विकास की अवधारणा में सभी प्रकार के जो विकास है उसका केंद्र बिंदु पर्यावरण होता है।
आपका ये कथन भी गलत हो जाएगा। यानी मानव विकास की जो अवधारणा है तो उसमें सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु कौन होता है? मानव होता है। कौन होता है? मानव होता है। सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मानव होता है, ये आपको याद रखना है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। मानव विकास का जो मूल उद्देश्य होता है, मानव विकास का मूल उद्देश्य क्या होता है? ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना जिसमें लोग क्या है, सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हो, अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए आपका जो तीसरा कथन है, कौन सा कथन है? तीसरा कथन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, और पहला और दूसरा जो दोनों कथन है वो गलत हो जाएंगे। तो कौन सा कथन सही नहीं है? पहला और दूसरा। कौन सा कथन सही नहीं है? पहला और दूसरा। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का घटक है? यानी मानव विकास का घटक कौन है? मानव विकास का घटक बोल सकते हो, या आप इसका स्तंभ बोल सकते हो। मानव विकास का घटक बोल सकते हो, या आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो? या आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो? या बोल सकते हो आप इसका स्तंभ। क्या बोल सकते हो? स्तंभ भी इसे बोल सकते हो। तो घटक भी आपसे पूछा जा सकता है कि मानव विकास के कोई 4 या 2 घटकों के नाम लिखिए। तो देखिए मानव विकास के घटक वही हैं जैसे समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता या सशक्तिकरण। तो मानव विकास के घटक कौन कौन से यहाँ पर बताइए? यानी क्या ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है केवल 1 2 4, है ना? इस तरह से आप बताइए कि मानव विकास के घटक कौन कौन से हैं। तो देखिए मानव विकास के घटक अपने सभी पढ़े थे, जैसे समता भी पढ़ा था, सतत पोषणीयता भी पढ़ा था, उत्पादकता भी पढ़ा था, सशक्तिकरण भी पढ़ा था। देखिए समता का आशय जो है प्रत्येक व्यक्ति को बिना भेदभाव के समान अवसर की उपलब्धता होनी चाहिए। सतत पोषणीयता का अर्थ क्या था? सतत पोषणीयता का अर्थ ये था कि जो भावी पीढ़ी है उसके लिए संसाधनों को बचा कर रखना, है ना। और जो संसाधनों को बचा कर रखना, उनका नुकसान नहीं करना, जिससे क्या है उनकी जो ज़रूरत है उनका विशेष ध्यान रखा जा सके। सशक्तिकरण देखिए अपने विकल्प चुनने की शक्ति प्राप्त करना। उत्पादकता यानी क्षमता का विकास करना। इस तरह से अपन ने पढ़ा था। तो देखिए ये सभी जो है मानव विकास के जो हैं घटक हैं, यानी 1 2 3 4 सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 है, और निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? यानी विकास का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है? पहला है आकार में वृद्धि। कौन है? आकार में वृद्धि। तीसरा है गुण में साधारण वृद्धि, और दूसरा है गुणों में साधारण वृद्धि, तीसरा है गुण में धनात्मक वृद्धि, और आपका चौथा है आकार में स्थिरता। तो देखिए विकास का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है? विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है आपका यानी गुण में धनात्मक वृद्धि। मैंने अभी आपको बताया था कि विकास कब होता है? जब गुणों में क्या सकारात्मक वृद्धि होती है, धनात्मक वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है 5, यानी क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन से मानव विकास का उपागम है? निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का एक उपागम है? तो देखिए मानव विकास के उपागम आपने पढ़े थे, आय उपागम पढ़ा था, कल्याण उपागम भी पढ़ा था, आधारभूत आवश्यकता उपागम भी पढ़ा था, और आपने क्षमता उपागम भी पढ़ा था। तो देखिए आय उपागम भी आपने पढ़ा था, कल्याण उपागम भी, आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम भी आपने पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पर देखिए मानव विकास का उपागम जो है वो चारों हैं। कौन है? चारों हैं यहाँ पर। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आय उपागम का संबंध जो है मानव विकास को मापने के लिए इसमें आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। यानी मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। यानी आय का स्तर जितना ऊंचा होगा, किसका? आय का स्तर जितना ऊंचा होगा मानव विकास का स्तर भी उतना ही ऊंचा होगा, इसमें ये बताया जाता है। और ये जो है आय उपागम जो है मानव विकास के उपागमों में सबसे पुराना है। दूसरा देखिए कल्याण उपागम जो है वो अनेक ऐसी नीतियाँ बनाना जिससे कि जो पिछड़े और गरीब लोग हैं उनका क्या हो सके, कल्याण हो सके। स्वास्थ्य, शिक्षा जो है और आवास, इसके बारे में। और देखिए आवश्यकता यानी आधारभूत जो आवश्यकता उपागम है, इसमें यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? आधारभूत आवश्यकता उपागम, इसका क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसने न्यूनतम आपकी 6 आधारभूत आवश्यकताएं जो है वो सुनिश्चित की थी, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, है ना। स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और जलापूर्ति,
इस तरह से आपकी 6 जो आवश्यकताएं हैं वो इसने सुनिश्चित की थी। क्षमता पागम का संबंध किस विद्वान से है? तो क्षमता पागम का संबंध जो है वो अमर्त्य सेन से है। किससे? अमर्त्य सेन से इसका क्या है संबंध है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरह से एक एक क्वेश्चन को डीप में अपन पढ़ते हुए चलेंगे, एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करते चलेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसी प्रदेश में मानव विकास में कमी दर्शाने वाले सूचक हैं। यानी जो मानव विकास है उसमें कमी दर्शाने वाले सूचक कौन कौन से हैं? पहला देखिए कथन है, पहला कथन दे रखा है कि 60 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता। दूसरा है प्रौढ़ जो साक्षरता दर है उसका कम होना। तीसरा है संसाधनों तक पहुंच जो है वो सुनिश्चित न हो पाना। देखिए सबसे पहला कथन देखिए, 60 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता। तो यार देखिए आपकी किताब में दे रखा था 40 वर्ष। क्या दे रखा था? 40 वर्ष। यहाँ पर 60 वर्ष नहीं होगा, यहाँ पर 60 वर्ष नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता। तो देखिए पहला कथन तो गलत हो ही गया आपका। दूसरा है प्रौढ़ साक्षरता दर जो है उसका कम होना, ये बिल्कुल सही है। प्रौढ़ साक्षरता दर कम होना चाहिए, जब भी वो कमी को दर्शाएगा। तीसरा है संसाधनों तक पहुंच जो उसको सुनिश्चित न हो पाना, यानी आपकी जो है प्रौढ़ यानी संसाधनों तक पहुंच जो वो सुनिश्चित ना हो पाना। तो देखिए संसाधनों तक पहुंच जो वो सुनिश्चित भी नहीं होती है। तो देखिए निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है ये आपको बताना है। कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर केवल आपका जो कौन सा कथन सही है, कथन आपका दूसरा और तीसरा कथन सही है ना। पहला कथन गलत है। कौन सा कथन सही है? दूसरा और तीसरा। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित, मानव विकास जो सूचकांक है उसके संदर्भ में निम्नलिखित जो कथनों पर विचार करना है, यानी मानव विकास के जो सूचकांक है उसके बारे में। तो पहला कथन दे रखा है, मानव विकास सूचकांक जो है वो स्वास्थ्य का, शिक्षा का, संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करना है। तो देखिए मानव विकास का जो मापन करते हैं वो स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों के आधार पर किया जाता है। ये कथन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले कथन की। मानव विकास सूचकांक क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है। ठीक है, तीसरा कथन है, मानव विकास सूचकांक स्कोर 1 के जितना निकट होगा मानव विकास का स्तर उतना ही निम्न होगा। क्या होगा? निम्न होगा। तो देखिए मानव विकास सूचकांक स्कोर जो है 1 के जितना निकट होगा, और 1 के जितना निकट होता है तो मानव विकास का स्तर जो है वो उतना ही उच्च होता है, और यहाँ पर बताया गया है निम्न होगा। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। और मानव विकास सूचकांक 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है, ये भी सही है। और मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधन तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है, ये भी आपका सही है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? कथन नंबर 3 आपका सही नहीं है कि मानव विकास सूचकांक 1 के जितना निकट होगा और मानव विकास का स्तर उतना ही निम्न होगा। ये कथन आपका बिल्कुल गलत व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, यानी कथन नंबर कौन सा? तीसरा बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी केवल 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास रिपोर्ट जो है HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित करता है? देखिए कौन करता है प्रकाशित, कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP करता है, या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO करता है, यानी विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक करता है, विश्व आर्थिक मंच यानी WEF करता है। तो देखिए कौन मानव विकास जो है उसकी रिपोर्ट का जो प्रकाशित करता है। तो देखिए अपन ने पढ़ा था मानव विकास की जो रिपोर्ट है उसको प्रकाशित कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है आपकी जो रिपोर्ट है उसको प्रकाशित करता है। और कब से प्रकाशित कर रहा है? 1990 ईस्वी से प्रकाशित कर रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9, मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, मानव विकास सूचकांक जो है वो मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है, यानी जो मानव विकास सूचकांक होता है वो प्राप्तियों का मापन करता है, ये बिल्कुल सही कथन हो जाएगा आपका। दूसरा है, मानव विकास के मापन के संबंध में संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति के संदर्भ में मापा जाता है, यानी जो मानव विकास है उसमें संसाधनों की जो पहुंच होती है, जब मानव विकास का मापन करते हैं ना, अपन मानव विकास का मापन करते हैं
तो संसाधनों की जो पहुंच होती है उसको क्रय शक्ति के संदर्भ में मापा जा सकता है, यानी मापा जाता है। जो क्रय शक्ति किस में मापी जाती है? अमेरिकी डॉलर के रूप में मापी जाती है। इस तरह से कोष्टक में आपकी किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरा कथन है मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का सूचक चुना गया है। तो देखिए कौन सा कथन सही है, यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए मानव विकास जो है, मानव विकास सूचकांक मानव विकास में प्राप्ति का मापन करता है, ये भी सही है। मानव विकास के मापन के संदर्भ, यानी ये भी आपका सही है। संसाधनों तक पहुंच जो होती है उसे क्रय शक्ति के संदर्भ में मापा जाता है। और स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को चुना गया है। तो आपके तीनों के तीनों जो कथन है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पर पूछा भी गया है कौन सा कथन सही है, तो आपके तीनों के तीनों कथन आपके सही हो जाएंगे, 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है 10। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध है। देखिए प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय, प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति जो आय होती है उसका संबंध जो है मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध है। तो देखिए प्रदेश के आकार यानी किसी प्रदेश का कितना बड़ा आकार है और उसमें लोगों की आय कितनी है, इसका संबंध मानव विकास से बिल्कुल नहीं होता है। जैसे श्रीलंका जो है, जैसे श्रीलंका देखिए एक उदाहरण भी देखिए, जैसे जो श्रीलंका है, भारत का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है लेकिन श्रीलंका है उसका क्षेत्रफल बहुत कम है, लेकिन फिर भी श्रीलंका का जो मानव विकास है वो भारत से ज़्यादा है। यानी प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध है। तो ये आपका कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, ठीक है। दूसरा है 700 से 807 के बीच का स्कोर रखने वाले देशों को मध्यम मानव विकास के जो सूचकांक है उसके अंतर्गत रखा जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए ना तो आपका पहला कथन सही है ना ही दूसरा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा कथन कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 11 यानी 11। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया गया? मानव विकास जो सूचकांक उसकी किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो वो तैयार किया गया था डॉक्टर महबूब उलग के द्वारा तैयार किया गया था। आपको याद है डॉक्टर महबूब उलग के द्वारा तैयार किया गया था 1990 ईस्वी में। कब किया गया था? 1990 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ तक अपने देखे MCQ, और अब अपन देखने वाले हैं इसी चैप्टर के अति लघुतरात्मक, है ना, इसी चैप्टर के अति लघुतरात्मक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस लघुतरात्मक और जो एग्ज़ाम में आने के परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उनको देखते हैं। दोस्तों अब हम देखने वाले हैं इसी चैप्टर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लघुतरात्मक क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी जो चैप्टर है अपना मानव विकास जो है इसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है, ब्लूप्रिंट के आधार पर। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अति लघुतरात्मक प्रश्न है, उस देश का नाम बताइए जिसका मानव विकास जो सूचकांक है वो उच्चतम है। यानी उच्चतम का मतलब सर्वाधिक है, यानी ऐसे देश का नाम बताइए जिसका मानव विकास जो सूचकांक है HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसमें सबसे ज़्यादा सूचकांक उच्चतम है। तो देखिए उस देश का नाम है नार्वे। क्या नाम है? नार्वे, ठीक है, क्या नाम है? नार्वे। तो यूरोप के जो ऊपरी जो देश हैं, है ना, जैसे स्वीडन, डेनमार्क, उधर ही कौन सा देश है? नार्वे है, ये आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, है ना, UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट है वो कब प्रकाशित की गई थी? देखिए मैंने आपको बताया अभी 1990 ईस्वी में, है ना, 1990 ईस्वी में UNDP द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट जो है वो क्या है आपका प्रकाशित की गई थी। देखिए UNDP की पूरा नाम पूछ सकता है, तो UNDP का पूरा नाम क्या होगा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, आपको इस तरह से याद रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव विकास जो है इसकी अवधारणा किस विद्वान की देन है? मानव विकास की जो अवधारणा है वो किस विद्वान की देन है? देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया था, यानी मानव विकास जी सूचकांक की जो अवधारणा है वो उसका विकास किसने किया था? डॉक्टर महबूब उलग ने किया था। कब किया था? 1990 ईस्वी में ही किया था, ठीक है। और उसी वर्ष से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
और इसकी रिपोर्ट प्रकाशित करता चला आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन से एकमात्र देश ने राष्ट्रीय सकल प्रसन्नता को देश की प्रगति की आधिकारिक माप घोषित किया है? तो देखिए उस देश का नाम है ना, राष्ट्रीय जो सकल प्रसन्नता है उस देश का नाम है जो घोषित करता है, उस देश का नाम है भूटान। क्या नाम है? भूटान। ठीक है, भूटान जो देश है वो राष्ट्रीय सकल प्रसन्नता यानी जी ग्रॉस हैप्पीनेस और नेशन, ग्रॉस हैप्पीनेस नेशन जो है उसको क्या करता है? अपनाता है भूटान। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका ILO। देखिए अगला क्वेश्चन है ILO का विस्तृत रूप लिखिए। तो ILO का विस्तृत रूप मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका विस्तृत रूप यानी पूरा नाम हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है UNDP का विस्तृत रूप लिखो। देखिए UNDP का अभी बताया था, तो देखिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसका पूरा का पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है मानव विकास सूचकांक क्या है? देखिए मानव विकास सूचकांक क्या है यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए मानव विकास सूचकांक क्या है? तो देखिए उत्तर होगा मानव विकास सूचकांक एक पैमाना है जिसकी सहायता से किसी भी देश के लोगों के जो विकास है उसको मापा जाता है। यानी मानव विकास जो है वो एक मानव विकास जो सूचकांक वो एक पैमाना है जिसकी सहायता से जो किसी देश के लोग हैं उनके विकास को मापा जाता है, ये आपको याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है विश्व में उच्च मानव विकास सूचकांक व निम्न मानव सूचकांक वाले देशों के नाम लिखिए। यानी विश्व के जो उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं, जैसे उन्हीं में एक नॉर्वे आपका सबसे पहला आ गया। ठीक है, नॉर्वे आ गया। निम्न मानव विकास वाले जो सूचकांक वाले देश हैं उनका नाम लिखिए। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सबसे पहला, देखिए उच्च मानव विकास वाले देशों के नाम आपको याद करने हैं। पहला है नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया और लग्जमबर्ग। यानी जो उच्च मानव विकास वाले देश हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर कौन था? नॉर्वे था। और आपको आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग भी याद रखने हैं। अब देखिए निम्न मानव विकास वाले सूचकांक जो देश हैं, नाइजीरिया है ना, सेतोराय लियोन, बुर्किना फासो और माली। इसमें से आप दो नाम याद रख लेना, एग्जाम में पूछ सकता है। अब देखिए लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है ना, लघुत्तरात्मक प्रश्न आपको देखने हैं। तो पहला है डॉक्टर महबूब उलक के अनुसार मानव विकास की जो यानी डॉक्टर महबूब उलक के अनुसार विकास की परिभाषा लिखें। देखिए डॉक्टर महबूब उलक के द्वारा विकास की जो परिभाषा है, उन्होंने मानव विकास को कैसे परिभाषित किया था? उन्होंने परिभाषित किया था विकल्पों, है ना, विकल्पों, उन्होंने परिभाषित किया था इसे विकल्पों में वृद्धि, है ना, विकल्पों में वृद्धि के रूप में उन्होंने इसे परिभाषित किया था विकास को। इस तरह से आपको याद रखना है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, आपको इसका आंसर क्या लिखना है? इसका आंसर हो जाएगा मानव विकास का जो परिभाषा है डॉक्टर महबूब उलक के अनुसार उन्होंने क्या दी? डॉक्टर महबूब उलक ने मानव विकास की जो परिभाषा है उसमें अवसरों की पहुंच यानी विकल्पों की पहुंच, अवसरों की पहुंच समाज के निम्नतर स्तर पर जीवन यापन करने वाले लोगों तक पहुंचाने की बात कही है। तभी विकास लोगों की इच्छाओं और उनके जीवन में सुधार लाता है। इस विचारधारा का केंद्र बिंदु जो है वो मानव है ना, जो विचारधारा है इसका केंद्र बिंदु कौन था? मानव है। इच्छाएं सदैव बढ़ती रहती हैं। विकास का उद्देश्य है कि मनुष्य एक सार्थक जीवन व्यतीत करे। देखिए यही है, और इसमें आप अपनी लाइन भी लिख सकते हो। इन्होंने मानव विकास की जो परिभाषित किया था, उन्होंने विकल्पों में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया था, और इसका केंद्र बिंदु कौन था? मानव था। और विकास का उद्देश्य एक ऐसा सार्थक जीवन है तो व्यतीत करना है। इस तरह से आपको लिखना था। अगला देखिए मानव विकास क्यों महत्वपूर्ण है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। मानव विकास जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए मानव का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। देश के आर्थिक विकास के लिए मानव विकास अति आवश्यक है। यानी देश का जो आर्थिक विकास है उसके लिए मानव विकास तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो निम्नलिखित बिंदुओं से होता है। मानवीय विकास से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। यानी जब मानव विकास होगा तभी तो राष्ट्र की आय बढ़ेगी, यानी देश की आय बढ़ेगी और प्रति व्यक्तियों की जो आय है उसमें वृद्धि होगी। दूसरा है, यदि देश में योग्य, कुशल, प्रतिभावान व्यक्ति, वैज्ञानिक आदि होंगे तो देश के प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सकुशल शोषण होगा। देखिए यानी मानव विकास बढ़ जाएगा तो देश में क्या होगा? कुशल, योग्य, प्रतिभावान जो वैज्ञानिक बनेंगे यानी होंगे, तो देश का जो प्राकृतिक संसाधन है उनका पूर्ण रूप से और सकुशल, है ना, सकुशल शोषण होगा।
अगला है मानव विकास से उत्पादन की गई नई तकनीकों का विकास होगा। मानव विकास से उत्पादन की गई जो नई तकनीकें है ना, नई तकनीकों का क्या हुआ है, एक तरह से विकास हो जाएगा। श्रम न केवल उत्पादक है बल्कि उपभोक्ता भी है ना। यह केवल वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन ही नहीं करता अपितु उनका उपयोग भी करता है, यानी उपयोग भी करता है। इसी तरह श्रम वस्तुओं की और सेवाओं की मांग भी करता है। तो देखिए ये तीसरा पॉइंट आपको याद रखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आप इसके जो तीन है जो चार पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है मानव विकास के विभिन्न उपागमों का वर्णन कीजिए। तो देखिए मानव विकास के अभी मैंने आपको उपागम बताए थे, आय उपागम है ना, आय उपागम, कल्याण उपागम, कल्याण उपागम, ठीक है, आधारभूत आवश्यकता उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम, और इसके अलावा एक और था, एक था आपका क्षमता उपागम, ठीक है, क्षमता उपागम, ये मैंने आपको अभी बताए थे, ठीक है। अब देखिए मानव जो विकास है उसके विभिन्न उपागमों का वर्णन करना है। तो देखिए किस तरह से वर्णन करना है, तो यहाँ पर सबसे पहला है मानव विकास से संबंधित समस्याओं के लिए अनेक उपागम हैं जिनमें कुछ महत्वपूर्ण निम्न हैं। देखिए सबसे पहला है आय उपागम। यह मानव के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। यह आय का उच्च यानी आय का जितना यानी आय का स्तर जितना ऊंचा होगा मानव विकास का जो स्तर है वो भी ऊंचा होगा। ये आपको कौन दर्शाता है, आय उपागम दर्शाता है। अगला है कल्याण उपागम। अगला क्या है, अगला है कल्याण उपागम। देखिए कल्याण उपागम क्या है, कल्याण उपागम यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्यों के रूप में देखता है। यानी जो कल्याण उपागम है मानव को लाभार्थी यानी लाभ के लिए और विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके यानी कल्याण पर अधिक व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए सरकार जो है मानव विकास की जो है मानव को लाभार्थी के रूप में और विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्यों के रूप में देखता है, ये आपको याद रखना है। अगला है आधारभूत आवश्यकता उपागम। तो मैंने आपको बताया था यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताएं थी, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई थी। इसमें मानव विकल्पों की जो प्रश्नों की उपेक्षा की गई थी, ये आपको याद रखना है। अगला है क्षमता पागम। देखिए क्षमता पागम भी एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि क्षमता पागम का संबंध किस विद्वान से है। तो इसका संबंध है प्रोफेसर अमर्त्य सेन से। इन्होंने क्या कहा था क्षमता पागम के संबंध में, इन्होंने कहा था कि जो संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण यानी संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की जो है वो कुंजी है। इस तरह से बढ़ते मानव विकास की कुंजी है, इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, विश्व में मानव विकास के कल्याण उपागम की किन्हीं 3 विशेषताओं का स्पष्ट कीजिए। यानी देखिए वही कल्याण उपागम की बात आ गई। विश्व में जो मानव विकास का कल्याण उपागम उसकी 3 विशेषताएं बतानी है। देखिए कल्याण उपागम की 3 विशेषताएं कौन कौन सी होंगी। सबसे पहला है यह उपागम मानव को सभी विकासात्मक गतिविधियों के लाभार्थी के रूप में देखता है। वही बात आ गई, उसको पॉइंट्स में लिखना है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उचित सरकारी व्यय का खर्च देता है। देखिए यहाँ पर 3 विशेषताएं पूछी हैं, तो आपको 4 विशेषताएं याद रखनी है। यदि आप एक भूल जाते हो तो कोई बात नहीं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपको याद रखनी है। तो देखिए तीसरा है लोग विकास में प्रतिभागी नहीं अपितु यानी किंतु ये केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। और चौथा है कल्याण सरकार यानी सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी जिम्मेदार है। इस तरह से आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं इस वाली जो मानव कल्याण उपागम की जो विशेषताएं हैं उनमें से, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, संसार में मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को स्पष्ट कीजिए। यानी संसार में जो मानव विकास का आधारभूत आवश्यकता उपागम उसे स्पष्ट करना है। आधारभूत आवश्यकता उपागम जो है वो ILO द्वारा प्रस्तावित है, ठीक है, ILO द्वारा प्रस्तावित है। और इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं की पहचान की गई है। देखिए 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई है। इसमें मानव प्रश्नों के यानी मानव विकल्पों के जो प्रश्न हैं उनकी उपेक्षा की गई है। तीसरा है मूलभूत आवश्यकताओं की व्याख्या पर जोर देता है। और चौथा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। देखिए यहाँ पर लिखा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इस तरह से ये बहुत सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संसार के किसी प्रदेश विशेष में मानव विकास के
निम्न अथवा उच्च स्तर क्यों दिखाई पड़ते हैं, यानी संसार जो है उसमें मानव विकास के निम्न एवं उच्च स्तर दिखाई क्यों पड़ते हैं, उपयुक्त कारण देकर स्पष्ट करें। यानी संसार जो है उसमें किसी देश का जो मानव विकास स्कोर है वो निम्न है और किसी देश का ऊंचा है, इसका कारण बताना है। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर उत्तर किस तरह से लिखना है, यहाँ पर उत्तर आपको किस तरह से लिखना है। देखिए उच्च स्तर वाले देश, इन देशों में सेवाएं जैसे शिक्षा स्वास्थ्य पर सरकार अत्यधिक निवेश करती है। यानी जो उच्च स्तर वाले देश हैं उनमें जो सरकार होती है ना, वो सरकार शिक्षा जैसी सेवाएं यानी शिक्षा स्वास्थ्य जैसी सेवाओं पर अत्यधिक निवेश करती है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है। और इन सेवाओं को है ना, तथा इन सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होती है, यानी पहली ज़रूरत होती है। तो उच्च स्तर वाले जो देश हैं, मानव विकास के उच्च स्तर वाले देश हैं, उनमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार जो है अत्यधिक पैसा खर्च करती है और उन पर पैसा खर्च करने की उनकी पहली प्राथमिकता होती है, पहली ज़रूरत होती है। दूसरा है राजनीतिक उपद्रव व सामाजिक अस्थिरता पर यहाँ नहीं पाई जाती, यानी राजनीतिक उपद्रव्य और सामाजिक अस्थिरता यहाँ पर नहीं पाई जाती। सामाजिक अस्थिरता और राजनीतिक उपद्रव्य यानी यहाँ पर किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं होता है ना, किसी प्रकार की शांति वो अशांति नहीं होती है, हिंसा नहीं होती है, ठीक है। तीसरा है यहाँ बहुत अधिक सामाजिक विविधता नहीं है। देखिए बहुत अधिक सामाजिक विविधता का मतलब क्या है, यहाँ पर भारत में तो सामाजिक विविधता बहुत ज़्यादा है, यानी धर्मों में लोग बटे हुए हैं, ठीक है, जातियों में लोग बटे हुए हैं, भाषा के आधार पर लोग बटे हुए हैं। लेकिन जो उच्च मानव विकास वाले देश हैं वहाँ पर सामाजिक विविधता उच्च नहीं है, बड़ी नहीं है, ठीक है। और इसके उदाहरण भी लिख सकते हो। देखिए अभी अभी बताया, इन देशों में नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग और कनाडा आदि शामिल किए जाती हैं। इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। देखिए देखने में तो प्रश्न बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा था, लेकिन जब उत्तर लिखोगे तो उतना ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। अब देखिए निम्न स्तर वाले जो देश हैं उनकी विशेषताएं आपको यहाँ पर लिखनी है, उनको बताना है। तो देखिए निम्न स्तर वाले देश के इस तरह से लिखना है। निम्न स्तर वाले यानी वे देश जिनका मानव विकास सूचकांक निम्न है। इनमें सबसे पहला है सामाजिक सेवाओं पर सरकार द्वारा आवश्यक निवेश नहीं किया जाता है, यानी जो सामाजिक सेवा है यानी लोगों की सेवा करने के लिए जो सरकार है वो ज़्यादा निवेश नहीं करती है, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करती है। दूसरा है आपका अधिकांश देशों में आर्थिक विकास की गति बहुत धीमी है, यानी जिन जिन देशों का मानव विकास सूचकांक बहुत कम है उनमें आर्थिक विकास की जो गति है वो धीमी है, सरकार आर्थिक विकास यानी नहीं कर रही है। तीसरा है अधिकांश देश राजनीतिक उपद्रव्य जैसे गृह युद्ध, सामाजिक अस्थिरता, अकाल, बीमारियों के दौर से गुजर रहे हैं। इस तरह से आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 है विश्व में मानव विकास के आय उपागम, है ना, आय जो उपागम है उसकी किन्हीं 3 विशेषताओं को स्पष्ट करें। तो देखिए 3 विशेषताएं आय उपागम के बारे में पूछी गई हैं। तो आय उपागम सबसे पुराने उपागम में से एक है, ये आपको लिखना था। देखिए कैसे लिखेंगे, आय उपागम मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। ये मैंने आपको बताया, जो आय उपागम है वो मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। और इस उपागम में देखिए, इस उपागम में मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है, ये भी मैंने आपको बताया। तीसरा है आय का स्तर जितना ऊंचा होगा मानव विकास का स्तर भी उतना ही ऊंचा होगा। ये आपको 3 विशेषताएं लिखी हैं। बहुत सिंपल था, ज़्यादा कठिन नहीं था, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, मानव विकास क्या है। मानव विकास सूचकांक की गणना प्रयुक्त 3 सूचकों के आधार पर या वर्णन कीजिए। यानी मानव विकास क्या है और मानव विकास की सूचना कैसे, मानव विकास जो सूचकांक उसकी गणना कैसे की जाती है, ये आपको बताना है। तो देखिए मानव विकास मनुष्य की आकांक्षाओं और उन्हें उपलब्ध जीवन यापन की सुविधाओं के स्तर को विस्तार पूर्वक करने की यानी विस्तार करने की प्रक्रिया है। मानव विकास सूचकांक की गणना जो है प्रयुक्त 3 सूचकों के आधार पर की जाती है, जीवन प्रत्याशा, सामान्य साक्षरता दर और जीवन स्तर। देखिए यहाँ पर कुछ थोड़ा डिफरेंट दे रखा है, लेकिन आपकी जो किताब है यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट दे रखा है। आपकी किताब में क्या दे रखा है वो मैं बताता हूँ। आपकी किताब में दे रखा है आपको, आपकी जो किताब है वहाँ पर दे रखा है आपका सबसे पहला दे रखा है आपका, देखिए आपको एक याद रखना है, संसाधनों तक पहुँच, ठीक है, संसाधनों तक आपको पहुँच, संसाधनों तक पहुँची, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा दे रखा है आपको प्रौढ़ साक्षरता दर, है ना, प्रौढ़ साक्षरता दर, साक्षरता दे रखा है ना। और एक आपको दे रखा है स्वास्थ्य, है ना, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपको संसाधनों तक पहुंच दे रखा है। देखिए स्वास्थ्य का मापन, देखिए स्वास्थ्य का जो मापन है उसका करने के लिए उच्चतर जीवन प्रत्याशा होनी चाहिए,
शिक्षा के लिए स्कूल जो है प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, और संसाधनों तक पहुंच जो है वो रह सकती है अमेरिका डॉलर के संबंध में मापा गया है। तो देखिए इसी चैप्टर के आज हमने इसी चैप्टर के मानव जो भूगोल है यानी मानव जो विकास है, इसी चैप्टर के आज हमने MCQ टाइप क्वेश्चन, ठीक है, MCQ टाइप क्वेश्चन देखे, ठीक है, और इसके अलावा अति लघुतरात्मक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे और बहुत ज़्यादा लघुतरात्मक क्वेश्चन भी देखे। यानी इसी चैप्टर से अब एक भी क्वेश्चन बाहर आने की संभावना नहीं है। अगर आपको इस वीडियो से अच्छा लगा हो, यानी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।